है, तो उस पार्टी को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे। बिहार के तमाम जर्नलिस्टों को और आपके तमाम चैनलों को अभिनंदन करते हुए कहना चाहेंगे कि बिहार जिस मुसीबत की दौर से गुजर रहा है, भ्रष्टाचार यहाँ पे चरम सीमा पे है, गुंडागर्दी चरम सीमा पे है, जात पात चरम सीमा पे है और भी बहुत सारी समस्याएं हैं जिसकी वजह से हमारे नौजवानों को, हमारी महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिला। आए दिन हर जिले में, चाहे वो मुजफ्फरपुर हो, चाहे वो भागलपुर हो, वो रेप हो रहा है। सरकार कुछ नहीं कर रही है और अगर आवाज़ उठता है तो कहते हैं कि मुझसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में हो रहा, मुझसे ज़्यादा जो है कलकत्ता में हो रहा, मुझसे ज़्यादा मणिपुर में हो रहा। तो इससे सरकार जो है बचना चाहती है, मुंह छुपाना चाहती है। और इन तमाम चीज़ों को देखकर मैंने महसूस किया कि ये भारत के अंदर ये गौतम बुद्ध की धरती जो पूरे विश्व में जाना जाता है, ये बिहार जो राजा अशोक की कर्मस्थली रही, पाटलिपुत्र रहा, यहाँ ये बिहार जिसने नालंदा दिया, जीरो दिया, ज्ञान दिया, विज्ञान दिया, लेकिन आज पिछड़ा है। तब हमने कसम खाया डॉक्टर बुआ ने कि भारत के तमाम जो अलग अलग शहरों में हमारे प्रवासी बिहारी बस रहे हैं, कुछ पैसे कमा रहे हैं और जो भारत से बाहर एनआरआई हैं, जो प्रवासी हैं, वो भी बिहार को बेहतर देखना चाहते हैं। उनके भी दिल में एक कसक है और इन तमाम चीज़ों को लेकर करके जो मैंने 37 साल से एक संगठन मानवाधिकार पे, मानवीय मूल्यों के लिए हम लोगों ने काम किया, हक अधिकार देने की बात किया, लोगों को वकील और अलग अलग तरीके से उनको जो है अवेयरनेस दिया, जागरूकता दिया। जरूरत आन पड़ी है कि अब बिहार के अंदर सत्ता परिवर्तन हो, एक बदलाव हो और यहाँ अच्छे सच्चे हमारे नौजवान युवतियाँ वो अच्छे तरीके से आए। ये लोग जो 40-50 साल से बिहार पे कुंडली मार के बैठे हैं, उनको हटाना होगा और यहाँ पे कोई विकल्प नहीं है। इसलिए जो हमारी ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन है, उसी का एग्रीगेशन अहरा ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स नेशनल पार्टी हम लोग 2009 में गठित किया था। वो हम लोग चाहा कि हमने कई राज्यों में थोड़ा बहुत हमने हाथ मंगवाने, लेकिन पूरी जोर और खरोश के साथ जो अक्टूबर 2025 में बिहार में चुनाव होने जा रहा है, उसमें 243 के 243 हम लोग उम्मीदवार युवा युवती को, पढ़े लिखे को, समझदार को, सामाजिक भागीदारी करने वाले और सबके हक अधिकार की बात करने वाला, बिहार को विकास की तरफ ले जाने वाला, जैसे कि उनको आर्थिक आज़ादी कैसे मिले, तो उसके लिए हमने जो है 10 एजेंडा बनाया। पहला एजेंडा बनाया, यहाँ के जो राजनीतिक है उस परिवेश को बदलना होगा, अच्छे राजनीति का सुशासन के लिए लाना होगा। दूसरा हमने कहा कि जो हमारा फाल्गु नदी है जो सूखा हुआ है और इसके किनारे राजगीर, बराबर और बोध गया है, विष्णुपथ है, ये सब पूरी दुनिया से लोग आते हैं, यहाँ पे मरने जीने का सारा पूजा पाठ कराते हैं, देश विदेश से लोग आते हैं। उनको जो है विकास किया जाए तो जो है बिहार का नाम रोशन होगा, उनको सुरक्षा मिलेगी। उसके बाद हमने सोचा कि जब हम ये कर रहे हैं तो फिर क्यों नहीं जो गंगा नदी है उसमें भी जो ये मेरिन ड्राइव बना है, उसके साथ साथ उसके दोनों किनारे सौंदर्यीकरण हो और उसमें जल का परिवहन का कि एक बोट से एक जगह से दूसरी जगह जा सके, दोनों किनारे पे मॉल हो, फिल्म सिटी हो, ये तमाम चीज़ें डेवलप करेगा तो बिहार के जो हमारे नौजवान बेरोजगार हैं उसको मिलेगा। साथ ही आज हम देखते हैं कि भारत के तमाम राज्यों में जो है आईटी सेल है, आईटी हब है, लेकिन बिहार नहीं है। बिहार के बच्चे अमेरिका जाते हैं, बिहार के अंदर यूरोप जाते हैं, बिहार के बच्चे दिल्ली और दूसरे राज्यों में बेंगलोर और हैदराबाद में जाते हैं। उनको जो स्कोप, उनको जो है रास्ता मिलेगा बिहार में कि उसे बिहार में ही आईटी सेल पे काम करना है, क्योंकि बिहार के बगल में ही नेपाल है और फिर चाइना है, जहाँ से सारे इक्विपमेंट हमारे आते हैं। चाइना के अंदर 70 गांव जो इलेक्ट्रॉनिक सिटी हो गया, वो सारे गांव के लोग करोड़पति हैं, वो हेलीकॉप्टर से लंच और डिनर करने जाते हैं, लेकिन बिहार गरीबी की हालत में जी रहा है, एक रोटी के लिए भटक रहा है। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक हब होगा तो हमारे तमाम युवाओं को रोजगार मिलेगा। उसके बाद महिलाओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा समान हो, वीआईपी कल्चर खत्म हो, सरकारी जो धन का मिसयूज होता है उसका जो खर्च होता है उसका 75%
उसके खर्चों पे कम किया जाए और जो बिहार को लूटा है उसको हम लोग लूट करके उनके अंदर जो जितने भी ब्लैक मनी है वो निकाल करके बिहार के विकास में लगाया जाए तो हमारा, मैं समझता हूँ बिहार आगे जाएगा। और इसी तरह से महिलाओं के, युवाओं के और हमारे लघु उद्योग है, किसानों का, रेहड़ी पटरी का, गरीबों का, इन तमाम मुद्दों को लेकर करके जो 1 से 10 हमारी मुद्दा है जो आगे चल करके हमारे बिहार के जो अहरा नेशनल पार्टी के चुनाव प्रभारी गुलाम सरवर बनाए गए हैं वो आपको वक्त वक्त पे बनाएंगे। जल्द ही पटना का एक ऑफिस और हम कल गया में एक ऑफिस का उद्घाटन कर रहे हैं। नालंदा के हमारे बैठे हैं, नालंदा ऑफिस बन गया है, हमारे जम्मू में ऑफिस बन गया है। तो इस तरह से अलग अलग जिलों में भी ऑफिस बनता जाएगा और इस तरह धीरे धीरे हमारे पदाधिकारी होंगे और हम काम करेंगे। हमारे पास 1 साल है लेकिन हम 6 महीने में, 3 महीने में ही हम इस तरह से अपना सिस्टम बना लेंगे कि हम आपको जवाब दे सकें कि जो हम कह रहे हैं उसे करेंगे। सवाल ये उठता है ये सारा वादा और नेता भी लोग करते हैं और भी बात करते हैं लेकिन उनमें और हमें फर्क ये है कि जो हम वादा करने जा रहे हैं उसके लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से एफिडेविट देने जा रहे हैं कि जो वादा अगर हमने पूरा नहीं हमारी पार्टी किया तो चल अचल संपत्ति हमारे जो उम्मीदवार का खत्म होगा, पार्टी की सदस्यता खत्म होगी। तो इस तरह का कोई पार्टी जो है शपथ नहीं भरने के लिए तैयार है। बहुत सारे लोगों ने कहा ये बीजेपी कांग्रेस करेगी तो वो अगर एफिडेविट भरेगी और वो जो कहती है वो पूरा करेगी तो हम उनके साथ खड़ा हो सकते हैं। हम गरीब और को जो राहत देंगे, मुफ्त का कुछ नहीं लेने जा रहे, मुफ्त का हमारे क्या कोई सिस्टम नहीं है। लेकिन जो बड़ी पार्टियां हैं वो मुफ्त की रेवड़ी बांटती है और वो सिर्फ बोलती है कि दे देंगे खटखटाकर, ठप ठप ठप। लेकिन अहरा नेशनल पार्टी एनपी जो कहेगी उसकी लिखित में एफिडेविट दे रही है कि हम जो कह रहे हैं उसको पूरा करेंगे। और इस तरह से अहरा नेशनल पार्टी जल्द ही आपके बिहार के हर कोने में, हर जिला में, हर मोहल्ला में, हर तालुका में, हर गांव में आपको देखने को मिलेगा। और उसमें हमारे हाजी गुलाम सरवर साहब और हमारे पप्पू खान साहब इन सब की पदाधिकारी बनाया जा रहा है। इनके सारी टीम जो हमारे ह्यूमन राइट्स के 8 सेंटर अभी काम कर रहे हैं, समस्तीपुर में है, हमारा गोपालगंज में है, हमारा गया में है, हमारा नालंदा में भी बना हुआ है, हमारा जहानाबाद में बना हुआ है, पटना में भी थोड़े कमजोर हैं। तो इन सब की कड़ियों को जोड़ करके हम मजबूत बनाएंगे और आगे बढ़ेंगे। तो आज बस इतना ही। लेकिन हमारे जो है चुनाव के प्रभारी गुलाम सरवर अपने तरीके से आपसे रूबरू होंगे और जरूरत पड़ा तो आप अगर सवाल करेंगे तो गुड्डू खान साहब भी आपको जवाब देंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे उसको? देखिए, चुनावी बिगुल लगभग बज गया है। लोकसभा चुनाव के ख़त्म होते ही बिहार में समीकरण पर काम करने वाली पार्टियां सक्रिय हो गई। अभी आपने देखा होगा एक नई पार्टी यहाँ बहुत तेज़ी से चल रही है और जगह जगह बड़े बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं। पब्लिक उसमें बड़ी तादाद में शामिल हो रही है। उनको उनकी नीतियों के कारण नहीं शामिल हो रही बल्कि बदलाव चाहने वाले लोगों की वो फौज है। दरअसल उनको विकल्प दिख नहीं रहा था तो वो तेज़ी से उधर जा रहे हैं। तो उन लोगों को हम समझाएंगे कि जो सरकार मौजूदा है जो कहती है कि पीने ही नहीं देंगे तो फिर तुम दूसरी तरफ पीके के पास क्यों जा रहे हो? तो पहले ही पीके बैठा हुआ है, ठीक है। तो हम एक नया विकल्प देने के लिए कैसे हम मोटिवेट करेंगे बिहार की जनता को? बिहार की जनता कैसा बदलाव चाहती है? इतने दिनों से जिस वातावरण में बिहार की जनता रह रही है, जो जातिवादी व्यवस्था किसी ज़माने में वेलची और लक्ष्मणपुर बातें हुआ था, लेकिन आज भी हम उस व्यवस्था से बाहर निकल नहीं पाए। बिहार को जिन चीज़ों की आवश्यकता है उस पर नेता कभी बात करते ही नहीं हैं। सब कुछ होने के बाद भी उद्योग में हम शून्य पर खड़े हैं और पूरा मैन पावर बिहार का दूसरे राज्यों को और विदेश तक भेजा जा रहा। आप देखेंगे बिहार से जितनी ट्रेनें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जाती हैं उसमें जानवर की तरह जो है हमारे लेबर भरकर जाते हैं। सरकार ने उस पर भी कभी काम नहीं किया कि उनकी यात्रा को किसी तरह से सुगम किया जाए। तो हम लोगों की इन छोटे छोटे मुद्दों पर नज़र है और ये हम आम जनों तक इसको लेकर जाएंगे और उनको समझाएंगे कि अगर आपने हमको मौका दिया तो हम इन बारीक बारीक चीज़ों पर जिस पर सरकार फोकस ही नहीं कर रही है जबकि यही असल समस्या है, तो हम इस पर ही काम करेंगे और हम किसी के साथ कभी भी नाइंसाफी नहीं करेंगे, ना होने देंगे। क्योंकि ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स का शुरू से उद्देश्य रहा है
कि मानव मूल्यों और उनके अधिकारों की रक्षा करना। अधिकार की लड़ाई में लोग जाति का नाम लेकर लड़ाई को डिरेल करते हैं। हम जाति का नाम लिए बगैर जिनका जो वाजिब हक बनना चाहिए वो देने की कोशिश करेंगे, ताकि शिकायत का ही मौका ना मिले और जातिवादी या सांप्रदायिक वातावरण ना बने। आज की सरकारें या अब तक की सरकारें, अब टू नाउ जो भी गवर्नमेंट यहाँ रही, वो कुछ देती है तो हल्ला कर देती है, मुसलमान को हमने ये दिया, फला को हमने ये दिया। हम लोगों की कोशिश रहेगी कि हम कभी भी देने लेने में धर्म जाति का नाम नहीं लें। जिसका जो वाजिब हक है, इंसानियत के तकाजे को पूरा करते हुए आप अगर सत्ता में हैं तो आपका कर्तव्य बनता है, नैतिक भी और संवैधानिक भी, कि आप उस कर्तव्य का क्या कहते हैं निर्वहन करें। सो अहिरा नेशनल पार्टी अगर सत्ता में आई तो, अगर मैं कह रहा हूं तो आप कहीं हंसे नहीं, अगर ही भाजपा भी कहती है, नहीं भाजपा को छोड़कर, भाजपा तो 400 पार 500 पार, पता नहीं बिहार में 243 सीट में कहीं ऐसा ना हो कि भाषण में कह दें अमित शाह जी की हमें यहाँ भी 300 पार कर जाएंगे, कह सकते हैं। लेकिन बाकी पार्टियां अगर कहती हैं, चूंकि कॉन्फिडेंस किसी का वैसा होता नहीं, तो मैं भी अगर ही कह रहा हूं, लेकिन अगर के साथ मगर की कोई आवश्यकता अब इसमें नहीं है। हम लोग मेहनत इतनी करेंगे कि हम कोशिश करेंगे कि जनता तक आवाज पूरी चली जाए कि एएनपी जिन सिद्धांतों का भी हम डॉक्टर दुआ साहब ने जो आपके सामने जिक्र किया, पूरा एक रोड मैप तैयार है कि हम इसको बनाएंगे कैसा बिहार, वो बिहार जिसकी चर्चा न केवल देश में हो बल्कि विदेशों में भी शुरू हो जाए। उस बिहार का नक्शा पूरी तरह से ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स के चेयरमैन और एएनपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर एमी दुआ साहब ने कागज पर पूरा तैयार कर रखा है। तो रोड मैप हमारे पास है ऑलरेडी। हमसे कोई भी क्रॉस क्वेश्चन करेगा कि आप कह रहे हैं तो आपके पास है क्या, तो वो संसाधन कहां से लाएंगे वो भी पूरा हमने लिख कर रख रखा है कि भाई हम ये सब जो प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं कि साउथ में क्या होगा, नॉर्थ में क्या होगा, बिहार के अलग अलग जगहों पर हम क्या क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए हम संसाधन कहां से लाएंगे, उसका भी पूरा लेखा जोखा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जमीन पर लिखकर रख रखा। और एक बारी बात जो इन्होंने कही है, वो इनकी यात्राएं जहां भी होती हैं ये बिहार के लोगों से मिलते हैं, बिहार के उद्योगपतियों से मिलते हैं। हमेशा डॉक्टर दुआ साहब ने कहा भाई दूध का कर्ज निभाना है, आप धरती पुत्र हैं, आपकी मातृभूमि बिहार है। ठीक है, आप दुनिया के किसी कोने या भारत के किसी कोने में अरबपति हो गए, खरबपति हो गए, लेकिन बिहार को भूलिए नहीं। अब आइए, तो एक बहुत बड़ी टीम जो एनआरआईओ की है, यानी बिहार के वो लोग जो प्रवासी हो चुके हैं, बस चुके हैं अलग अलग राज्यों में, लेकिन वो उस राज्य को लाभ दे रहे हैं। इन्होंने उन सब लोगों से मुलाकात कर विनती की है कि नहीं, स्पेशली आप बिहार को लाभ दें, और वो लोग राजी भी हुए। तो एक बड़ी लॉबी इसमें आ रही है और वो काम होगा इंशाल्लाह। मैं आप लोगों के द्वारा बिहार की जनता को आश्वस्त करता हूं कि एएनपी ने जो प्लान लाया है, अगर उसको नजदीक से आकर समझ लेंगे तो शायद आपको लगेगा कि इससे बेहतर कोई विकल्प नहीं। हम कोई हवाबाजी नहीं करेंगे, हम कोई ड्रामेबाजी भी नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारी ड्रामेबाजियां राजनीति में हो चुकी हैं और हवाबाजियां भी हो चुकी हैं कई राज्यों में। हम बिहार में वास्तविकता जो है वो दिखाएंगे जनता को कि ये आज तक हुआ है और कल तक अगर आप ऐसा करेंगे तो ये होगा, तो ये करके दिखाएंगे। कैसे करेंगे वो सब कुछ बताएंगे। गुरु जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप जो है किस तरह से मजबूत करेंगे और बिहार में जो है अपना परचम लहराएंगे। देखिए, बिहार में 15 साल आरजेडी की सरकार रही, फिर उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी करीब 19 साल रहे, 18 साल। उसमें बिहार को जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। और बिहार का पोजीशन ये है बिजनेस का, हर व्यवसाय का, जैसे ट्रांसपोर्ट का ले लीजिए, बालू का ले लीजिए, दारू का ले लीजिए, तो ये सब मैंने बिहार को ड्राई नशा की तरफ मोड़ दिया गया है। हर नौजवान बच्चे घर में वो ड्राई नशा का, स्माइक का, सिरप का, ये सब का नशा कर कर बिहार को मैंने क्या होता है बर्बाद कर दिया जा रहा है। ठीक है, इसीलिए तीसरा विकल्प हर इंसान खोज रहा है कि भाई हम दोनों उब चुके हैं, तो उसके लिए हमारे डॉक्टर एम दुआ साहब लेकर आए हैं और हम लोग कोशिश करेंगे कि इनको मिशन को आगे बढ़ाएं। अच्छा, जनता से क्या कहना चाहेंगे, बिहार की जनता को खासतौर पे आप क्या कहेंगे?
जनता से यही कहेंगे कि भाई अपने लिए नहीं, अपने बच्चे के लिए कम से कम सोचें फ्यूचर कि भाई। अगर तीसरी विकल्प में अगर कोई है तो पार्टी ये है। जी हाँ, तीसरी विकल्प में है, जैसे पीके जी आए हैं, वो तो सबके लिए बीजेपी के साथ में काम किए हैं, नीतीश जी के भी काम किए हैं, तो उनको भाई फंडिंग जो हो रही है, पैसा इतना आ रही है, कहाँ से आ रही है? वो तो चाह रही है कि वोट को बिखराव करके, यानी इस पार्टी को बिहार का तीसरा विकल्प माना जा सकता है। बेशक बेशक बेशक। ठीक है। पार्टी, अंतिम बात एक ये कह दूं, चुनाव पार्टी लड़ेगी ये तय कर लिया गया है, लेकिन कभी भी राजनीति में दरवाजे बंद नहीं होते हैं, संभावनाओं का ये खेल है। समय आने पर अगर समान विचारधारा की अन्य पार्टियां भी आएंगी तो हम लोग मिलकर विकल्प देंगे, लेकिन विकल्प तीसरा देंगे हम ही लोग, पीके को विकल्प नहीं बनने देंगे। ये असल मुद्दा। अच्छा।